विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपने आहारनाल की पूरी तरह से संरचना देखी थी और आज अपन पढ़ेंगे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचन ग्रंथियाँ पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का स्राव करती है और हमारी पाचन क्रिया में मदद करती है। तो मुख्यतः 3 टाइप की अपने अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती है। सबसे पहले होती है हमारी जो इसको अपन कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि इसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और दूसरे है जिसको अपन यकृत या लीवर कहते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और तीसरी ग्रंथि जो है वो मुख्य इम्पोर्टेंट ग्रंथि है, वो गनाशय है, इसको अपन कहते हैं पेंक्रियाज। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनमें जो ये लार ग्रंथि और लीवर है, ये दोनों बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी या जिसको अपन कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है इनके पास नलिकाएं होती है, अपने स्राव को नलिका के माध्यम से है वो लेके जाती है, निर्धारित स्थान तक पहुंचाती है। और जो अग्नाशय ग्रंथि है वो बहिस्रावी प्लस अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, अर्थात इसको हम कहते हैं ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं हमारे पाचन तंत्र में मदद करने वाली, जिनको अपन पाचक ग्रंथियां कहते हैं। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज। ये जो लार ग्रंथि है, ये इनकी जो उत्पत्ति अपन देखें तो ये एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल, ये एक्टोडर्मल यानी एक्टोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। जो लीवर है उसकी उत्पत्ति है वो एंडोडर्मल होती है। और जो अग्नाशय है उसकी उत्पत्ति भी है वो एंडोडर्मल होती है। इस तरह से इसकी एक्टोडर्म से होती है, ये एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है दोनों की। ये दोनों बहिस्रावी ग्लैंड है और ये हमारी पेंक्रियाज है वो मिश्रित या मिक्स्ड बहिस्रावी भी होती है तो अंतःस्रावी भी होती है। ये पाचन तंत्र में बहिस्रावी का काम करती है और ये हमारे अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी का काम करेगी। तो सब इसमें जो अपन मुख्य रूप से फर्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं वो लार ग्रंथि पढ़ेंगे। लार ग्रंथियाँ जिनको अपन कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्या काम करती है? ये जो लार ग्रंथियाँ होती है ये हमारे मुख गुहा में लार का स्राव करती है, लार का स्रावण करती है। और लार बहुत ही महत्वपूर्ण एक फ्लूइड है जो हमारे मुख गुहा में स्रावित होता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि कौन किस प्रकार से लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जैसे हमारे मुख है, वो मुख गुहा के अंदर अपन देखिए ये हमारे जैसे कान है और हमारी ये मुख गुहा है। तो इस प्रकार से हम ये दोनों हमारे जबड़े हैं, ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा, यहाँ पर हमारी जीभ है। तो इस तरह से एक ग्रंथि जो हमारे ठीक इस कान के पास पाई जाती है, कान के पास, कर्ण के पास और थोड़े नीचे की तरफ, जिसको अपन कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये पैरोटिड ग्लैंड है। और ये जो ऊपर की तरफ जो मोलर है, सेकंड मोलर, वो ऊपरी जबड़ा है उसके पास आकर खुलती है। तो ये जो ग्रंथि है ये है जिसको अपन कहते हैं कर्ण पूर्व, ये इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कि एक नली से देखो ऊपरी सेकंड मोलर के पास खुल रही है। इस दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है हमारे जो दोनों जबड़े होते हैं, वो दोनों जबड़े आगे जाकर जुड़ रहे हैं। तो इस निचले जबड़े के पास में दोनों जबड़े जहाँ पर मिल रहे हैं, जिनका संगम हो रहा है, वहाँ पर पाई जाती है। और ये जो ग्रंथि है इसको कहते हैं सब
इसको इधर लिख लेते हैं अपन, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये इसको हिंदी में कहते हैं जो अधो यानी नीचे, जंबिका, जो हमारा निचला जबड़ा है उसके नीचे पाया जाता है, तो अधोजंबिका ग्रंथियाँ भी कहते हैं इसको, या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये एक नली के द्वारा नली लेके जाता है, और जो हमारे नीचे के जो इंसाइजर्स होते हैं उस इंसाइजर्स के पास जाके खुलती है ये, इस तरह से इंसाइजर के पास खुलेगी। और तीसरी ग्रंथि होती है हमारी जो जीभ होती है, वो जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है, ये जीभ के नीचे पाई जा रही है। इस ग्रंथि को बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। इसको बोलते हैं हिंदी में अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ग्रंथि। तो इस तरह से हमारी 3 ग्रंथियाँ हो गई, कर्णपूर्व, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। कर्णपूर्व देखो कान के पूर्व पाई जाती है, थोड़ी सी आगे और नीचे की तरफ, और ये ऊपरी जो मोलर होते हैं उसके पास आके खुलती है, जहाँ पर दोनों जबड़े मिलते हैं, जहाँ पर दोनों जबड़े का संगम होता है उसके पास में, और निचले जबड़े के थोड़ी सी नीचे ये पाई जाती है हमारी सब मैंडिबुलर। देखो मैंडिबुल होता है नीचे वाला जबड़ा, मैंडिबल, तो उसके नीचे पाई जा रही है, इस कारण इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। और तीसरी ग्लैंड होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी लिंगुअल का मतलब होता है जीभ, तो ये जीभ के नीचे पाई जा रही है। तो और जीभ के पास जो फ्रेनुलम होता है उसके पास नज़दीक आकर ये खुल जाती है। अब इसमें जो ये एक नलिका लेके आ रही है, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो नलिका लेके आ रही है। इस नलिका को एक नाम है स्टेनस नलिका, स्टेनसन, स्टेनस नहीं, स्टेनसन नलिका बोलते हैं, स्टेनसन नलिका। और इस तरह से एक नलिका ये भी लेके आ रही है, जो मैंडिबुलर ग्लैंड है इसको बोलते हैं वार्टन्स नलिका, या इसको वार्टन्स डक्ट कहेंगे, ये वार्टन्स डक्ट लेके आती है। और जो ये हमारे सबलिंगुअल है वो अनेक बार्थोलिन डक्ट्स लेकर अपना सलाइवा को छोड़ती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने कर्णपूर्व नलिका की। ये है वो एक जोड़ी होती है, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ये क्या कर सबसे बड़ी है, आकार में सबसे बड़ी है, और ये कहाँ स्थित होती है, हमारे कर्ण के सामने नीचे की ओर स्थित। तो कर्ण के सामने है लेकिन थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो इस कारण इसको कह देंगे नीचे की तरफ। यह स्टेनसन नलिका के द्वारा ऊपरी जो सेकंड मोलर होता है, हमने दांत पढ़े थे मोलर, जिसको अग्र चौरोना कह रहे थे, सेकंड मोलर के पास जो मोलर्स है उसके पास अगर खुलती है, जो चौरानक होता है सेकंड चौरानक उसके पास आके खुल गई है। ये 20% सलाइवा बनाती है, 20% सलाइवा बनाती है ये। और सबसे ज़्यादा जो सलाइवा बनाती है वो मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये 70% लार बनाती है, और 70 20 90, और ये बनाएगी 10% लार्वा, 10% लार बनाएगी। तो सबसे ज़्यादा लार तो बनाएगी ये अधोजंबिका, दूसरा नंबर है कर्णपूर्व, और सबसे कम बनाएगी सबलिंगुअल ग्लैंड। लेकिन सबसे बड़ी कौन है, कर्णपूर्व पैरोटिड ग्लैंड है। हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं इसको। तो ये सेकंड मोलर के पास खुल गई आके,
और 20% लार बनाती है। वो कभी कभार क्या होता है कि कोई वायरस है, तो वायरस इन्फेक्शन के कारण यह ग्लैंड सूज जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, गलसोड़ी या मम्स कह देते हैं। मम्स कहते हैं कि गलसोड़ी हो गई, यहाँ से कान के पास सूजन आ जाएगी, जिसको हम मम्स बोलते हैं, वायरल संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट अपन एक चीज़ और है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप होते हैं स्नेक, उस स्नेक के अंदर क्या होती है, विष ग्रंथियाँ होती है, पॉइजनस ग्लैंड होती है। तो ये जो विष ग्रंथियाँ होती है ये पेरोटिड ग्लैंड के ही रूपांतरण से बनती है, तो ये मतलब कि बहुत लंबी लंबी जो इंसाइजर उसके पास विष ऊपर एक थैली सी होती है विष की, तो ये ग्रंथियां हैं वो पेरोटिड ग्लैंड के रूपांतरण से बनती हैं सांपों के अंदर। ये तो थी हमारी लार ग्रंथियां। तो हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार की लार ग्रंथियां या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे अंदर पाई जाती है। दूसरी लार ग्रंथि हमने पढ़ी थी जंबिका ग्रंथि। देखो ये इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसको देखो हम अगर देखें तो ये हमारे ऊपरी जबड़े के भी नीचे है, तो इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कह देते हैं, इसको भी कहते हैं। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक इसकी विशेषता होती है कि सर्वाधिक लार स्रावण करती है। ये प्रश्न आता है कि हमारी कौन सी लार ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार बनाएगी, तो वो है हमारी सब मैंडिबुलर, जिसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा लार का निर्माण करती है। ये एक जोड़ी है, दोनों जबड़ों के संगम स्थल के पास निचले जबड़े के पास स्थित होती है, प्रत्येक ग्रंथि वार्टन्स, एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने खोजी थी ये, तो वाटसन नलिका द्वारा निचले जो इंसाइजर होते हैं के पास जाकर खुलती है। ये देखो नीचे वाले इंसाइजर्स होते हैं, उनके, जिसको अपन कर्तनक कहते हैं, उनके पास जाकर खुलती है। जो छेने जैसे दांत होते हैं उनके पास जाकर ये खुल जाएगी। ये सबसे ज़्यादा देखो 70% लार बना रही थी, 70% लार का स्रावण करती है, यानी सबसे ज़्यादा लार बनाने का काम इसी ग्रंथि का है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड का। और तीसरी हम पढ़ लेते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये मात्र 10% लार का स्राव कर रही थी, और ये इस तरह से कहाँ पर है, ये हमारी जीभ के ठीक नीचे पाई जा रही है। ये भी एक जोड़ी है, और जीभ के नीचे स्थित है, और सबसे छोटी लार ग्रंथि है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी तो हो गई कर्णपूर्व पेरोटिड, सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी जो लार ग्रंथि है वो हमारी सब लिंगुअल है, जो जीभ के नीचे पाई जाती है। एक जोड़ी होती है, तो प्रत्येक ग्रंथि अनेक, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएँ पाई जाती है, अनेक, इनको अपन कहते हैं बार्थोलिन नलिकाओं
बार्थोलिन नलिकाओं, या इनका एक नाम और है रिवीनस नलिकाओं। ये वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नाम है। तो बार्थोलिन या रिवीनस नलिकाओं द्वारा जो फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम के पास खुलती है, फ्रेनुलम का मतलब हमारी जीभ है, उस जीभ को अपन देखें तो उसके नीचे एक फ्रेनुलम होता है इस तरह का, तो उसके पास आकर ये अनेक नलिकाओं से आकर यहाँ पर खुल जाती है, वो लार का स्राव करने लग जाती है। ये लार ग्रंथियाँ सबसे कम लार का स्राव करती है, सबसे कम लार का स्राव करती है। तो इस प्रकार हमने तीनों लार ग्रंथियों को पढ़ लिया है। ये तीनों लार ग्रंथियाँ अपने अंदर पाई जाती है। तो ये कहाँ पर स्थिति है, कौन सी नलिका से खुलती है और किस प्रकार ये अपने स्राव को छोड़ती है और कहाँ खुलती है, तो हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लार का संगठन। लार का संगठन। तो लार क्या है? लार्वा एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, मतलब कोशिका में निम्नराय कोशिका से बाहर स्रावित होने वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कहाँ पर? मुख गुहा में ये लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अब इसके संगठन में क्या होता है, देखो इसके संगठन में पानी होता है सबसे ज़्यादा 99%, बाकी जो 1% भाग है, 1%, 99% तो पानी है इसमें, बाकी जो 1% भाग है उसमें क्या क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस में ग्लाइकोप्रोटीन बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, आयंस वगैरह, जल वगैरह खूब पाए जाते हैं, तो म्यूकस पाया जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन जैसे एक है म्यूसिन, ये पाया जा रहा है। इसके अलावा WBC, कुछ मात्रा में इसमें WBC मिलती है, कुछ मात्रा में इसमें एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिकाएं पाई जाती है जो आवरण बना रही है, उपकला कोशिकाएं ये भी पाई जाती है। और ये उपकला कोशिकाएं क्या होती है, इन्हीं से DNA निकाला जा सकता है या निकाला जाता है। कभी कभार हमारे थूक से या लार से भी DNA उठाया जा सकता है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो लार से भी DNA को निकाल सकती है, तो वो हमारी लार में क्या होती है, उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, इसके अलावा कुछ एंजाइम है, जैसे एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। और इसके अलावा जैसे एक उदाहरण और है लाइपेज, हमारी लार में अल्फा अमाइलेज व लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये शिशुओं में वसा का पाचन करने का काम करेगा। इसके अलावा कुछ जीवाणुनाशक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। लाइसो का मतलब नष्ट करने वाला, जाइम का मतलब जो एंजाइम होते हैं, नष्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हमारी लार के अंदर कुछ रोगाणुनाशक पदार्थ भी होते हैं। रोगाणुनाशक पदार्थ देखिए कितनी इम्पोर्टेंट हमारी लार है। जैसे थायोसाइनेट, एक ये पदार्थ केमिकल होता है थायोसाइनेट। इसके अलावा इसमें एक लेक्टोफेरिन भी होता है। ये जो होते हैं ये किसी भी रोगाणु को नष्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा जो जल अपघट्य होते हैं यानी खनिज लवण होते हैं, जैसे सोडियम होता है, क्लोराइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स इसके अंदर पाया जाता है, आयोडीन हो सकती है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे IgA ये पाया जाता है। एक एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ये कितनी महत्वपूर्ण हमारी लार है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके बारे में कई प्रश्न आए हुए हैं कि लार में कौन सी एंटीबॉडी मिल सकती है, तो IgA पाई जाती है, तो ये हमारी इस लार के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा मानव की लार में, जो मानव की लार में एक पदार्थ निकाला गया है ओपिरफिन, जिसको अपन कहते हैं ओपियोरफिन, इसको कहते हैं ओपियोरफिन निकाला गया है, जो दर्द निवारक पदार्थ होता है। तो ओपियम अफीम होती है, अफीम के एल्कलॉइड दर्द को कम करने का काम करते हैं। तो उसी तरह से ये ओपियोरफिन है, जो दर्द निवारक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारी लार के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। देखो 99% पानी है, इसके अलावा बहुत सारी और भी इसके अंदर शेष 1% म्यूकस है, ग्लाइकोप्रोटीन है, WBC है, एपिथेलियल सेल है जिनसे DNA निकाला जा सकता है, एंजाइम्स होते हैं, स्टार्च को पचाने वाला है, लाइपेज को पचाने वाला, जीवाणुनाशक एंजाइम लाइसोजाइम्स होते हैं, ये जीवाणु को नष्ट कर सकते हैं, मुंह में कोई भी जीवाणु पैदा नहीं होने देंगे। इसका मतलब मुंह में किसी तरह के कोई कीड़े या जीवाणु तो पनप नहीं पाते हैं, उनको नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करते हैं। रोगाणुनाशक पदार्थ थायोसाइनेट, लेक्टोफेरिन, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि मुंह की पीएच को सही बनाए रखते हैं या कई एंजाइम को सक्रिय करते हैं। IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी पाई जाती है हमारी लार के अंदर। इस तरह से हम कहेंगे तो एक ये रोगों से बचाने का काम भी करेगी लार, रोगों से बचाव का काम भी करेगी। इसके अलावा मानव में एक दर्द को कम करने वाला पदार्थ पाया जाता है। तो अगर ओपियोरफिन, तो ये कहीं चोट लग जाती है तो लार लगाने पर दर्द भी कम हो जाता है। तो हम कई बार देखते हैं कि जानवर जैसे कुत्ते या शेर या मांसाहारी जो जानवर होते हैं अपनी लार अपने घाव पर लगाते रहते हैं, तो उस लार में ये बहुत सारे जीवाणुनाशक, रोगाणुनाशक पदार्थ या दर्द को कम करने वाले पदार्थ ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से उनमें घाव है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और घाव में मवाद फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो एक चीज़ इसमें बात कर लेते हैं, जो ये अल्फ़ा अमाइलेज है, इसमें ये अल्फ़ा अमाइलेज जिसको हम क्या कह रहे हैं, टाइलिन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम, टाइलिन। तो ये टाइलिन एंजाइम है, ये जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड व सबमैंडिबुलर है, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड की लार में होता है। ये जो अमाइलेज है ना, तो वहाँ से पैरोटिड और जो सबमैंडिबुलर लार ग्रंथियाँ उसमें ये पाया जाता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम, ये जो लाइपेज एंजाइम है ये जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की लार में होता है, की लार में होता है, ये याद रखने वाली बात है। अब ये जो लाइपेज है ये क्या काम करेगा, तो ये लाइपेज है, ये इस लार का जो माइलेज है ना, वो तो स्टार्च को
माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। जबकि ये जो माइलेज है ये क्या करता है, नवजात शिशुओं में वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन करता है, इसका मुख्य काम ये है। मतलब वसा का पाचन करेगा जो बिना पीत के ही वसा का पाचन करता है। जो एक शक्तिशाली लाइपेज एंजाइम होता है शिशुओं में, इसका कारण है क्योंकि शिशुओं में अग्नाशय के रस में जो लाइपेज होता है वो मुख्य लाइपेज है, विकसित होने में समय लगता है। इसलिए ये काम कौन करता है, जो हमारी लार्ये लाइपेज है, ये सारा काम कौन करेगा, जो लार्ये लाइपेज एंजाइम है शिशुओं में वसा को पाचन करने वाला, जो लार्ये लाइपेज है वो अपना काम कर देती है। ये जो लार्ये लाइपेज है, लार्ये लाइपेज एंजाइम है, ये भी एक महत्वपूर्ण काम, ये हमारे मुख की सुरक्षा भी करता है। और ये क्या करता है, जो मुख की सुरक्षा कैसे करता है, मुख में चिपके जो कण है, जो वसीय कण होते हैं यानी चिकने होते हैं, वो चिपक जाते हैं। चिपके हुए कणों को हटाकर जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। यह फिर क्या होता है, यह लाइपेज फिर जैसे अपने लार को निगलते हैं तो ये लाइपेज हमारे आमाशय में पहुंच जाता है और आमाशय में पहुंचकर सक्रिय हो जाता है और फिर अपना काम है वो वसा को पाचन करने में कर लेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम लाइपेज नवजात शिशु में अपना काम प्रभावी तरीके से होता है। जो ये नवजात शिशु में है ना, ये लाइपेज है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट अपन लार के कार्य देख लेते हैं। लार के कार्य तो लार के कार्य में देखो, लार में एक ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा हमने, ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हमने उदाहरण दिया था म्यूसिन। ये भोजन को लसलसा बनाता है, तो भोजन को लसलसा बनाने का काम इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो काम करती है। हमने पढ़ा था कि लार में लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, थायोसाइनेट एक रासायनिक पदार्थ होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लेक्टोफेरिन होते हैं, ये क्या करते हैं। और हमने एक इम्यूनोग्लोबिन IgA पढ़ा था, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारे मुख की सुरक्षा भी करते हैं, मुख को साफ रखते हैं, स्वच्छ साफ रखते हैं। मुख में सड़न या बदबू जैसी स्थिति नहीं आ पाती इनके कारण से। इसके अलावा क्लोराइड आयन होते हैं, क्लोराइड आयन, ये जो टाइलिन एंजाइम है, इस क्लोराइड आयन टाइलिन एंजाइम को एक्टिव करते हैं। और ये टाइलिन क्या करता है, जो स्टार्च होती है उस स्टार्च को छोटे भागों में तोड़ता है, जिनको कहते हैं माल्टोस। तो ये काम किसका है, इसे टाइलिन का है, या इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा अमाइलेज। तो माल्टोस में इसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। ये ध्यान रखिएगा, मांसाहारियों में एब्सेंट होता है, क्योंकि मांसाहारियों में एब्सेंट होता है। ये जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाएगा,
क्योंकि उनमें वो स्टार्च का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें एक बाइकार्बोनेट आयन है। ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, भोजन में जो भी अम्ल आए तो भोजन की जो अम्लता है, अम्लता को नष्ट करता है। मतलब क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है, तो क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होने के कारण क्या करा है कि अम्ल को ये उदासीन कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। एक चीज़ और है कि हमारे लार में एक EGF, ये देखा गया है कि एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है, ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है, EGF फैक्टर पाया जाता है हमारी आंत के अंदर। अभी हमने पढ़ा है कि मानव की लार में एक ओपियोरफिन पदार्थ पाया जा रहा है, जो कि क्या काम करता है, दर्द निवारक का कार्य करता है। इसके अलावा लारीय जो अमाइलेज है, लारीज लाइपेज, जो कि शिशुओं में शक्तिशाली एंजाइम है, शक्तिशाली एंजाइम, और ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है, शिशुओं में पाचन करता है, क्योंकि अग्नाशय लाइपेज होता नहीं है और वसा में मुख्य, शिशुओं में वसा का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है, लारीय लाइपेज। हमारी जो लार है उसमें ये देखा गया है कि एक गस्टिन नामक हार्मोन, गस्टिन नामक लार में ये देखा गया है कि गस्टिन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो टेस्ट बड का, जो हमारी स्वाद कलिकाएँ होती है, टेस्ट बड का विकास करता है, ऐसा माना गया है, ऐसा माना जाता है कि एक गस्टिन हार्मोन्स होता है, वो टेस्ट बड का विकास करता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। एक शोध हुआ और शोध के अंदर खोजा गया, शोध में खोजा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर, उस एनिमल्स की लार में NGF, जिसको कहते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, पाया जाता है, जो घाव भरने में सहायक है। मतलब चाटने पर घाव बढ़ता है। हम देखते हैं कि कई जानवरों को जब चोट लग जाती है तो वो अपने घाव को चाटते रहते हैं, तो चाटने के कारण वो घाव बढ़ने लग जाता है। तो एक उसके अंदर एक ग्रोथ फैक्टर भी होता है और बहुत सारे रोगाणुओं को मारने वाले पदार्थ भी हम लार में पाए जाते हैं, हमने देखा है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ इसके बारे में, कार्य के बारे में बातें थी। कुछ विशेष बात कर लेते हैं जो हमारी लार से जुड़ी हुई है, विशेष तथ्य रिलेटेड टू सलाइवा, हमारे सलाइवा से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं कि जो लार है वो कला संरक्षण, आर्ट कंजर्वेशन में भी उपयोगी है, में उपयोगी है, और ये एक कला का संरक्षण एजेंट की तरह काम करती है, एजेंट की तरह कार्य करती है। तो इसमें क्या होता है कि लार के रुई के फोहे भर लिए जाते हैं, और जो कलात्मक चित्र होते हैं उन चित्र की सतह पर उनको, उन रुई के फों को फेरा जाता है, और फेरने से क्या होगा, उन पर जमी धूल या कोई मेल है वो हट जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइपेज होता है, लाइपेज मेल वसी पदार्थ होते हैं उसको हटा देगा,
और इसके अंदर कई तरह के पानी या म्यूकोस होता है जो उसकी पूरी तरह से सफाई कर देंगे। तो लार के रुई के फोए भर भर के रखे जाते थे, और जो कलात्मक प्राचीन काल की बात है तो उसमें ये एजेंट की एक संरक्षण एजेंट की तरह काम करती थी। और जो कलात्मक चित्र होते थे उन कलात्मक चित्रों को क्या किया जाता है, लार के रुई के फोड़ों से साफ किया होते थे तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाते थे। ये जो हमारी लार होती है ये कोहरा विरोधी भी है। कोहरा जो धुंध आती है, कोहरा विरोधी की तरह कार्य करती है, कार्य करती है। और जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं, वो किसी धुंध से बचाव के लिए क्या करते हैं, बचाव के लिए जो उसका चश्मा होता है उस चश्मे पर लार लेपन कर लेते हैं। तो इससे ये धुंध है वो उस चश्मे पर नहीं जम पाती है, और लार की अच्छी तरीके से उस चश्मे को है वो आर पार दिखाई देने में मदद करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये करते हैं, यानी एक पक्षी है जिसका नाम है छोटी हिमालयन अब्बाबिल, या इसको कहते हैं एरोड्रेमस बर्ड, छोटी हिमालयन अब्बाबिल। ये अपने लार से घोंसला बनाती है। तो अब अगर इसको सर्च करके देखोगे तो ये अपने लार से ही तंतुओं से लार को चिपचिपे लार से घोंसला बना लेती है, और बड़ा अच्छा वो घोंसला लगता है। तो वो एक पक्षी है छोटी हिमालयन अबाबिल या एरोड्रेमस बर्ड, ये लार के बनाए हुए घोंसले में रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये बात है। तो आज के टॉपिक में हमने लार के विस्तृत अध्ययन किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्यों सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये अपने चैनल को एक मोटिवेट करने का एक तरीका है। और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और इस अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। ओके।